अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। अब अगर मैं सेल साइकिल की बात करूँ तो उससे पहले हम साइकिल को देख लेते हैं कि एक्चुअली साइकिल क्या होता है। कोई भी ऐसा फिनोमेना जो कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होता है और मल्टीपल स्टेजेस से गुजरने के बाद वो एंड होता है उसी इनिशियल पोजीशन पे, सो दैट इज़ कॉल्ड अ साइकिल। अब अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी तरह से होता है कि मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व्ड होते हैं और उन मल्टीपल स्टेजेस से गुजरने के बाद एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरह से। दीज आर द डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोबारा उसी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। सेल की जो कंडीशन होती है या वो पोजीशन होती है वो एग्जैक्ट सेम हो जाती है जो कि पेरेंट सेल की थी। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि सेकेंड साइकिल में इट विल एक्ट एज अ पेरेंट सेल और ये फिर फर्दर डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स। सेम इज द केस ओवर हेयर, डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स एंड द साइकिल गोज ऑन। दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल, जहाँ पे पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स और उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। एग्जैक्ट कॉपीज मीन्स कि जैसा पेरेंट सेल है एग्जैक्टली वैसी ही डॉटर सेल्स भी होंगे, बस वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू। So if we come towards the sequence of changes, that means कि अगर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो कुछ मल्टीपल चेंजेस से गुजरने के बाद वो सेल डिवाइड हो रहा है। सो द फर्स्ट इज ग्रोथ पीरियड। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लूँ, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्रोमैटिन है, डीएनए, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोलस है। हेयर वी हैव सेंट्रोसोम्स लाइक दिस। ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करेगा और इसकी एग्जैक्ट दो कॉपीज बन जाएंगी यहाँ पर, कॉल्ड द डॉटर सेल्स, राइट। अब एग्जैक्ट कॉपीज का मतलब है कि यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी एक अप्रोप्रिएट साइज हमें चाहिए। दैट मीन्स इसका साइज भी डबल हो जाएगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज, सो दैट मीन्स कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी और डीएनए भी जो है वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, सो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, राइट। दैट मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनकी कॉपीज में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। द डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अब जब सेल फुली प्रिपेयर्ड है, उसमें डीएनए डबल हो चुका है ताकि जब वो डिवाइड हो तो इक्वल नंबर आए, उसमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, उसका सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है ताकि उसमें प्रॉपर डिवीजन हो सके, उसके बाद हमारे पास सेल जो है वो डिवाइड होता है। So if we talk about the phases of cell cycle, there are two major phases. These are interphase and M phase. M phase जो है इसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं और या फिर हम इसे माइटोसिस का प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन। जो एक्चुअल हमारे पास डिवीजन होती है ना सेल की, वो एम फेज में होती है। अब माइटोसिस के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंप्लीट माइटोसिस एक्सप्लेन किया है कि इसमें कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व हैं और किन किन फेजेस से गुजरने के बाद जो है वो सेल डिवाइड करता है। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि सेल साइकिल में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब डिवीजन एम फेज में हो रही है। सो लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक। अब अगर हम इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो है सेल सिर्फ खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। यहाँ पे जो है यहाँ पे कंप्लीट ग्रोथ होती है सेल की, सेल का साइज जो है वो डबल हो जाता है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेल वो पूरी करता है, द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिवीजन। अब जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं सेल फिर एंटर करता है इनटू एम फेज और वहाँ पे फिर सेल की डिवीजन होती है। So if we talk about the interphase, interphase is further subdivided into G1 phase, S phase and G2 phase. Sometimes there is another phase called G0 phase. अब ये जो G0 phase है ये क्या है ये मैं आगे चल के बात करती हूँ। सबसे पहले अगर हम इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देख लें कि एक्चुअली इंटरफेस क्या है और इसमें हो क्या रहा होता है। So initially it was considered as the resting phase और द क्विजेंट फेज। यहाँ पे इसे डॉर्मेंट कंडीशन कहा जाता था या फिर समझा जाता था कि ये एक डॉर्मेंट फेज है। इट वॉज अ हाइपोथेसिस।
बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि यहाँ पे सेल जो है रेस्ट कर रहा है या अपनी एक डॉर्मेंट कंडीशन में, बट यहाँ पे जो है डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ओके, और सेल जो है वो अपना लॉन्गेस्ट टाइम इस इंटरफेज में स्पेंड करता है। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, इवन डिफरेंट सेल्स में भी जो है वो डिफरेंट होता है, प्लस ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि सेल साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा, बट द एवरेज टाइमिंग इज 24 आवर्स इन सोमैटिक सेल्स। और मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, ह्यूमन में। ओके तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 90% जो टाइम है वो सेल इंटरफेज में स्पेंड करता है, और उसके बाद सेल की डिवीजन होती है। सो द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज G1 फेज। अब अगर हम G1 फेज की बात करें तो यहाँ पे सेल का जो साइज है वो डबल हो जाता है, क्योंकि सेल ने डिवाइड करना है तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद सिंथेसिस होती है मैसेंजर आरएनए की और प्रोटीन की फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अब बहुत से बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों फॉर्म हो रहा है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अब अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, हमें डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज है, डीएनए हेलिकेज है, उसके बाद हेलिकेज लाइगेज एंजाइम के बाद डीएनए पॉलीमरेज है जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, एंडोन्यूक्लियस है जो कि कटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ये सारा कुछ जो है वो दीज ऑल आर प्रोटीन्स, राइट। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, तो हमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। प्लस अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एक डीएनए को फॉर्म कर लूँ कुछ इस तरह से, डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है इनटू मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो इस वजह से हमें मैसेंजर आरएनए भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है दैट मीन्स उसके लिए हमें मैसेंजर आरएनए भी रिक्वायर्ड है, और ये दोनों मिल के फिर हेल्प करते हैं इन द डीएनए सिंथेसिस। एंड अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स जो है सेल गुजारता है G1 फेज में। अब इसके बाद क्या होता है, G1 फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास G1 चेक पॉइंट होता है, जिसे हम G1 और S चेक पॉइंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस चेक पॉइंट में यहाँ पे देखा जाता है, बॉडी चेक करती है कि सेल का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं, कि सेल इस काबिल है कि वो आगे फर्दर डिवाइड कर सके या डीएनए की सिंथेसिस हो सके इसमें, या फिर नहीं। अगर यहाँ पे सेल जो है उसका साइज कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं है, तो सेल जो है वो फिर एस फेज में नहीं जाता, उसकी बजाय सेल जो है वो एंटर करता है इनटू G0 फेज यहाँ पे। अब G0 फेज जो है वो एक रेस्टिंग फेज है या डॉर्मेंट कंडीशन है, जिसे हम डॉर्मेंट फेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे सेल जो है उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता, आइदर टेम्परेली और परमानेंटली। अब डिपेंड करता है, कुछ केसेस में परमानेंट सेल जो है वो उसी G0 फेज में रहते हैं, डॉर्मेंट कंडीशंस में रहते हैं। अगर मैं उसकी एग्जांपल्स दूं तो नर्व सेल्स हैं, जैसे सेल्स ऑफ आई लेंस, ये जो है इनमें डिवीजन नहीं होती है और ये परमानेंटली G0 फेज में रहते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए G0 फेज में एंटर होते हैं और उसके बाद जो है वो फिर डीएनए सिंथेसिस उनमें स्टार्ट हो जाती है, दैट इज वो एंटर करते हैं इनटू द एस फेज, जिसे हम डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एस फेज। एस फेज को हम डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है, दैट इज डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है और डीएनए किस तरह से डबल होता है साइज में, ये मैं आप अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आपको मैं रिकमेंड करूँगी अगेन कि आप रेप्लिकेशन की वीडियो लाजमी देख लें कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है और किस तरह से उसका साइज डबल हो जाता है, ताकि आप लोगों को इंटरफेस और अच्छे से क्लियर हो सके। सो अगर हम यहाँ पे क्रोमोसोम को देखें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमैटिड है। एस फेज के बाद क्या होगा कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है
वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको अपने माइटोसिस की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो आप लोग वो उस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर हम एस फेज की बात करें तो इन ह्यूमन इट टेक्स अराउंड 10 आवर्स। 10 आवर्स जो है वो डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है इन ह्यूमन, और सेल अपना जो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड एस फेज में गुजारता है। फाइनली वी हैव G2 फेज, जिसे हम प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि G2 फेज के बाद डायरेक्टली जो सेल है वो M फेज में एंटर करता है और M फेज के प्रो फेज में एंटर करता है। M फेज जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद ये जो है फिर कैरियोकाइनेसिस के प्रो फेज में एंटर करता है। ओके देन अगर हम G2 फेज की बात करें कि इस फेज में एक्चुअली क्या हो रहा होता है, तो सेल प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेल को ड्रॉ करूँ तो इस सेल में न्यूक्लियस के करीब एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। अगर हम इसको जूम करें तो सेंट्रोसोम कुछ इस तरह से होता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइल। सेंट्रॉइल, ये जो सेंट्रॉइल्स हैं ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, कुछ इस तरह से। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये फिर एक्चुअली हेल्प करते हैं इन द सेल डिवीजन। अब स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होते, यहाँ पे बस उनकी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है और ये फर्दर कंप्लीट होते हैं एम फेज में, जो कि एम फेज का जो फर्स्ट फेज है दैट इज प्रो फेज, ये उस स्पिंडल फाइबर्स की कंप्लीशन वहाँ पर होती है। और सेल जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स G2 फेज में गुजारता है। अब G2 फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो सेल डायरेक्टली एंटर नहीं करता है इनटू एम फेज। इससे पहले एक और चेक पॉइंट होता है जिसे हम G2 चेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे ये क्या चेक करता है कि कोई रेप्लिकेशन एरर्स तो नहीं है। अगर कोई रेप्लिकेशन एरर होंगे सो दैट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर मैसेंजर आरएनए प्रॉपर नहीं बनेगा सो इसके बाद प्रोटीन जो है वो भी प्रॉपर नहीं बनेगा हमारे पास। तो मतलब कि उसका जो सेल का फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, सेल में कोई म्यूटेशन आ जाएगी। तो वो चेक करता है कि कोई रेप्लिकेशन एरर्स तो नहीं है, प्लस इसका जो साइज है वो प्रॉपर है, ये डबल चेकिंग होती है। फर्स्ट जो है वो G1 चेक पॉइंट जो है उसमें चेक करता है सेल साइज को, फिर उसके बाद G2 चेक पॉइंट में दोबारा से सेल का साइज प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह चेक होते हैं कि वो प्रॉपर हैं या नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे एंड नहीं होता है, एक और चेक पॉइंट आती है जो कि मेटाफेज में होती है, कि वहाँ पे देखते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर अटैच हैं कि नहीं है और प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव किए हैं या नहीं। सो अगर हम यहाँ पे सेल साइकिल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास G1 फेज होता है इंटरफेज में। अब यहाँ पे G1 फेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिस इज द सेल ग्रोथ पीरियड या सेल ग्रोथ का फेज है। यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं और उसके बाद सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो डबल हो जाता है। उसके बाद जो है या तो यहाँ पे G0 फेज में एंटर करता है सेल या फिर S फेज में एंटर करता है। अब S फेज क्या है? डीएनए सिंथेसिस फेज है। यहाँ पे जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है, जो क्रोमोसोम्स का हमारे पास नंबर है वो डबल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, G2 हमारे पास फेज आता है इंटरफेज में, और G2 फेज में सेल की ग्रोथ होती है। अगेन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और फर्दर इंक्रीज होते हैं, प्लस यहाँ पे प्रोटीन की और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसकी सिंथेसिस होती है, फॉलोड बाय एम फेज। एम फेज जो है वो माइटोटिक फेज है जो कि 30 मिनट्स के लिए रहता है, तो ओवरऑल 24 आवर्स हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो डिवीजन होती है। अब यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड किया इनटू 2, सो दैट मीन्स यहाँ पे एक जो है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड द सेकंड इज साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके अब अगर हम एंड में देखें कि सेल
किस तरह से नजर आ रहा होता है, तो एंड में इसका स्ट्रक्चर इंटरफेस के एंड में कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है जो कि डबल हो चुका है साइज में। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है हमारे पास। सो दैट इज इट। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ टाइम फॉर द क्विज। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग लाजमी ये क्विज दे दें, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ आया। थैंक यू सो मच।